रात के ठीक 12 बज रहे थे। उस पुराने बंगले की दीवारों पर लैंप की हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में दवा और नमी की मिली जुली गंध फैली हुई थी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी घड़ी के हर सेकंड के टक टक की आवाज़ आ रही थी और मैं एक अनजान औरत उस बूढ़े आदमी के सिरहाने खड़ी थी जिसे मैं हर रात दवा पिलाती थी। मेरा काम काफ़ी अजीब था, लेकिन गरीबी और पूरी ने मुझे ये काम करने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता ने अचानक दूसरी शादी कर ली और मेरी माँ हम भाई बहनों को बेसहारा छोड़ दिया। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी माँ एक अनपढ़ महिला थी जिनके पास कोई हुनर नहीं था। वह सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित थी। लेकिन अब बच्चों का पेट पालने के लिए उनके पास कोई रोजगार नहीं था। मुझे अपने भाई बहनों का पेट पालना था और अपनी माँ का ख्याल भी रखना था। जब मेरी माँ ने मेरे पिता को फ़ोन करके उनसे खर्चों के लिए गुहार लगानी शुरू की तो वह हर बात को टाल देते। उनके बार बार टालने पर मेरी माँ चुपचाप रोती रहती, हसरत भरी आंखें भरती। अपनी माँ की बेबसी देखकर मैंने एक दिन फैसला किया कि अब मैं खुद अपने घर को संभालूंगी और दोबारा किसी के हाथ नहीं फैलाऊंगी, चाहे वह हमारा अपना पिता ही क्यों ना हो। मैं अपनी माँ से सख्ती से कहा कि आज के बाद मेरे पिता को फ़ोन करके हम भाई बहनों के खर्चे के लिए बात मत कीजिए। मेरी माँ मेरी बात पर रोने लगी और बोली कि मुझे भी यही अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार उस व्यक्ति से संपर्क करूं जिसने मुझे बच्चों के साथ छोड़ दिया, लेकिन यह मेरी मजबूरी है। अगर मैंने उनसे नहीं कहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे और तुम सभी भाई बहन अपनी ज़िंदगी में असफल रहोगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब मैं खुद कमाई करके अपने भाई बहनों का पालन करूंगी। मेरी पढ़ाई मुश्किल से ग्रेजुएशन तक हुई थी। मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जिसे मैं नौकरी करके अपने घर वालों का खर्चा उठा सकूं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और छोटे छोटे शिक्षा स्थानों पर पढ़कर कुछ पैसे कमाने लगी। वह समय हमारे लिए बहुत कठिन था। मेरे भाई बहनों की छोटी छोटी इच्छाएं गरीबी की वजह से दम तोड़ती चली गई। हमारे खाने पीने में कमी होने लगी। मेरे पिता का व्यवसाय अच्छा चल रहा था और जब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी हम भाई बहन बहुत अच्छे थे, शिक्षा स्थानों में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मौजूदा हालत के कारण मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरे भाई बहनों की महंगी निजी स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना पड़ा। ये मेरे लिए बेहद दुख था, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे धैर्य रखने की सलाह देती रहती। दिन ब दिन घर में बढ़ती गरीबी और तंगी ने मेरा धैर्य तोड़ दिया। मैं ऐसी जगह नौकरी करना चाहती थी जहाँ मुझे इतना पैसा मिल सके कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को वैसी जिंदगी दे सकूं जैसे हमारे पिता हमें देते थे। मेरे पिता का इस तरह बदल जाना मुझे बहुत दुखी करता था। मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन ऑनलाइन एक अच्छी नौकरी की तलाश करते हुए मेरी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी। उस विज्ञापन को देखकर मैं हैरान रह गई। उसमें लिखा था, 60 साल के बुजुर्ग अरबी व्यक्ति को अपनी देखभाल के लिए एक युवा और फुर्तीली लड़की की जरूरत है। यह विज्ञापन देखकर मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि उसमें शिक्षा की कोई पाबंदी नहीं थी। उनमें बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो ईमानदारी से अपना काम करे। असल में देखा जाए तो यह काम बिल्कुल भी उचित नहीं था। एक जवान लड़की का किसी अनजान बूढ़े व्यक्ति को देखभाल करना कोई मुनासिब काम नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो बूढ़ा भी इस काम के बदले एक भारी रकम देने को तैयार था। मैंने तुरंत उस विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वह बूढ़ा कई भाषाएं जानता था। उनमें से मुझसे अंग्रेजी में बात की और मैंने उसे बताया कि मैं उसका काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। उसने थोड़ी देर मुझसे बात की और सारी जानकारी लेने के बाद कहा मैं अपने सारे जरूरी कागजात भेज दूं। उसने ये भी कहा कि मेरे वहां जाने के सारे इंतजाम वह खुद करेगा। जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। जब मैंने अपनी माँ को ये सब बताया तो वह बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम जानती हो कि वह एक बूढ़ा कौन है और किस तरह का इंसान है? तुम्हारे सिर पर अब पिता का साया भी नहीं है और अगर तुम देश छोड़कर जाओगी तो कोई नुकसान न उठाना पड़े। यहाँ तो लोग जान पहचान के लोग भी धोखा देते हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। ज़िंदगी जीने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। कमाई के लिए जो मेहनत करनी थी मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि मुझे एक बूढ़े व्यक्ति की सेवा करनी है और वह बूढ़ा भी घर पर अकेला रहता है। मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ इस बात से बेहद परेशान हो गई तो मैंने उनसे कह दिया कि पर्दे में रहकर शरीफ जिंदगी जीने से आपको जिंदगी में क्या मिला। अब मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। जिस आदमी के लिए मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी उसने उन्हें बच्चों सहित बेसहारा छोड़ दिया। आज के समय में ऐसी सरल और मासूम औरतों की कोई जगह नहीं होती। मेरी इस बात पर माँ और चुप और सोच में पड़ गई। मेरे अंदर मेरे पिता के इस व्यवहार के कई बदलाव आए थे। मैंने अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनी और जल्द ही अपने इंतजाम करके सऊदी अरब रवाना हो गई। सऊदी पहुंचने
पहुंचने के बाद बूढ़े का ड्राइवर पहले से ही मौजूद था। वहां पहुंचकर मेरा दिल थोड़ा सा घबराने लगा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा सफ़र किया था और अब मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि मैं यहाँ सभी लोगों से अजनबी थी। अपनी माँ की बातें याद करके मुझे डर महसूस होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ड्राइवर मुझे बूढ़े के घर लेकर पहुंचा। जब मैंने घर देखा तो मैं हैरान रह गई। वह एक महल जैसा घर था। ड्राइवर मुझे दरवाजे पर छोड़कर चला गया। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां की सन्नाटा देखकर मैं परेशान हो गई। मुझे एकदम घबराहट होने लगी। मैं पहले से जानती थी कि मुझे अकेले उस बूढ़े व्यक्ति की देखभाल करनी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि घर पर कुछ और नौकर चाकर होंगे जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। तभी अचानक उस बूढ़े ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने चौंक कर देखा तो सामने व्हीलचेयर पर 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बेहद खूबसूरत था। उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ था और वह कमजोर और सांवले रंग का था। वह बूढ़ा मुझे गहरी निगाहों से देख रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने होश संभाले और उसके इशारे पर उसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे और फिर बोला, तुम्हारा कमरा बिल्कुल सामने वाला है, तुम अभी जाकर आराम करो। सफ़र की थकान उतर जाए तो मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। मैंने सिर हिलाया और सबके बताए कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैं काफ़ी देर तक सिर पकड़कर बैठी रही। घर वालों को छोड़कर आना मेरे लिए पहले से ही मुश्किल था, लेकिन इस काम को करना और उस बूढ़े की सूरत देखकर तो मुझे और ज़्यादा करायत महसूस हो रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि उस बूढ़े की देखभाल के लिए मुझे इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे थे। उस बूढ़े को सहन करना बहुत कठिन था। मुझे खुद पर हैरानी नहीं हो रही थी। मैं किसी भी तरह से रंग रूप की दीवानी नहीं थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से हर इंसान खूबसूरती की तरह आकर्षित होता है। मैं भी इस हद तक बदसूरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि मुझे इस बूढ़े के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बितानी। ये मेरा काम था और मुझे इससे पूरी लगन के साथ करना होगा। जब मैंने अपनी माँ को यहाँ पहुँचने की खबर दी तो वह चिंता में बार बार पूछने लगी, क्या तुम सही सलामत पहुँच गई हो? क्या तुम्हारी बूढ़े से बात हुई? मेरी माँ को लगता था कि मैं इतनी सीधी सादी लड़की हूँ जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फ़ोन बंद करके थोड़ी देर के लिए सो गई। शाम को जब उठी तो मैंने उस बूढ़े से दोबारा मुलाकात की। उसने मुझे समझाया कि मुझे उसे समय देना है, समय पर दवाइयाँ देनी, उससे खाने पीने पर उपलब्ध करना है। काम बहुत आसान था। मुझे लगा था कि बूढ़ा पूरी तरह से अपंग होगा, लेकिन मेरी सोच के विपरीत वह काफ़ी सेहतमंद लग रहा था। मैंने दिल मजबूत करके अपने काम पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया और मैंने सोच लिया था कि कुछ महीनों तक इस काम से पैसे कमाकर किसी और जगह काम की तलाश करके अगर मैं चाहूँ तो उस बूढ़े का काम छोड़ दूंगी। अगले ही दिन से मैंने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ उस बूढ़े की देखभाल शुरू कर दी। जब भी मैं उसे दवा पिलाती या खाना देती तो उसकी नज़रें मुझे लगातार देखती रहती। वह बात मुझे अंदर तक परेशान कर देती। बेबसी यह थी कि मैं उस बूढ़े से यह भी नहीं कह सकती थी कि वह अपनी नज़रों पर काबू रखे। मैं उसकी ज़रूरतमंद थी। पूरे 1 महीने तक मैंने दिल लगाकर उसकी देखभाल की। वह मुझसे खुश हो गया। 1 महीने बाद जब उसने मुझे तनख्वाह दी तो 5 लाख की बड़ी रकम देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैंने सोचा कि अगर मैं इतनी बड़ी रकम अपने घर भेजूंगी तो मेरे भाई बहनों की ज़िंदगी उस ज़िंदगी से भी बेहतर हो जाएगी जो हमारे पिता ने हमें दी थी। मैंने पहली फुर्सत में वह पैसे अपनी माँ को भेजे और उन्हें बार बार समझाया कि घर में अच्छा खाना शुरू करें और मेरे भाई बहनों को फिर से उन्हीं पुराने प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाएं। मैंने तय कर लिया था कि मैं यहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी ताकि जल्द से जल्द एक बेहतरीन नौकरी के लिए काबिल बन सकूँ। 3-4 महीने इसी काम में निकल गए। मुझे उस बूढ़े से कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। मेरी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो गई और उसने मुझे कभी तंग भी नहीं किया। वह ज़्यादातर समय खुद बाहर हवा लेने चला जाता। कमजोरी और बुढ़ापे की वजह से वह ज़्यादातर व्हील चेयर का इस्तेमाल करता, जिससे मुझे उससे सहारा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसे दवाएं खाना देना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं रहा। मैं खुश थी और चाहती थी कि मैं 2-3 साल इस बूढ़े के साथ काम करूं ताकि मेरे घर के हालात काफ़ी हद तक सुधर सके और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी मुझे उस बूढ़े के पास काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे कि अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। घर पर जो डॉक्टर आता उसने भी मासूमियत से यही कह दिया कि ये बूढ़ा अब ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। मैं ये सुनकर हैरान हो गई कि वह बूढ़ा किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं था, लेकिन अचानक ना जाने उसे क्या हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि इस दौड़ के चले जाने के बाद मैं क्या करूंगी। मैंने मन ही मन सऊदी अरब में दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दी ताकि इस बूढ़े के ना होने पर मैं किसी और जगह काम कर सकूं और अपने घर वालों का सहारा बन सकूं। एक दिन जब मैं उसे दवा दे रही थी तो उसका वकील आया और कुछ कागजों पर दस्तखत करवाने लगा। मैं हैरानी से उस बूढ़े को देख रही थी। मैं सिर्फ एक नौकरानी थी और उससे सवाल पूछने का हक नहीं रखती, लेकिन मेरे दिल दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि इतनी संपत्ति और जायदाद का वह बूढ़ा आखिर क्या करेगा।
उसने मुझे पहले ही बताया था कि ना तो उसकी कोई औलाद है और ना ही उसकी कभी शादी हुई है। उसने बड़े अफसोस के साथ मुझे बताया था कि उसकी बदसूरती की वजह से आज तक कोई भी महिला उससे शादी करने को तैयार नहीं हुई। मुझे जिज्ञासा हो रही थी कि वह अपनी सारी संपत्ति और जायदाद किसके नाम करने वाला है, लेकिन जब वह अपनी वसीयत लिखवा कर फुर्सत में हुआ तो उसने मेरे जिज्ञासा चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं अपनी दौलत किसके नाम करूंगा? उसके सवाल पर मैं घबरा गई और शर्मिंदगी में सर हिलाते हुए कहा, सर, ये आपका व्यक्तिगत फैसला है और मुझे सवाल करने का कोई हक नहीं। लेकिन वह बोला, मैं जानता हूँ, इस इंसान को जिज्ञासा तो होती है कि मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मरने से पहले मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यह वसीयत लिखवा चुका हूँ। जब उसने कहा कि मैं अपनी वसीयत के बारे में बताया तो मैं कुछ देर तक स्तंभ बैठी रही। उसकी वसीयत बेहद अजीब थी। मैंने आज तक किसी को ऐसी वसीयत नहीं सुनी थी। वह बूढ़ा कह रहा था कि मैंने वसीयत की है कि जो लड़की मेरी मौत के बाद मेरी लाश के साथ निकाह करेगी उसे 1 करोड़ रुपए मेहर में दिया जाएगा। बाकी सारी जायदाद मैंने एक ट्रस्ट के नाम कर दी है। मेहर की इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं हैरान हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वह बूढ़ा अपनी मौत के बाद ही निकाह क्यों करना चाहता था। मैंने अपनी हैरानी को बड़ी मुश्किल से छिपाया, वरना मैं उसे ये पूछना चाहती थी कि आखिर कोई लड़की एक मृत व्यक्ति के साथ निकाह क्यों करेगी, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इसके बाद 2-3 दिन तक मैं उस बूढ़े का ख्याल रखती रही, लेकिन मेरा दिमाग भटकता रहा। चाहकर मैं इस बात को मैं ध्यान से नहीं हटा पाई कि एक अरबी आदमी की लाश से निकाह करने के बदले करोड़ों रुपए की रकम दी जाएगी। मेरा दिमाग बार बार मुझे उकसाने लगा कि एक लाश से निकाह करने में कोई नुकसान तो नहीं, उसे जल्दी दफन हो जाना है और मुझे मेहर में 1 करोड़ मिल जाने थे। मेरे अंदर लालच बार बार सिर उठा रहा था। मेरी मजबूरी मेरे सामने मुंह खोल पड़ी थी। उस बूढ़े की मौत के बाद मेरी नौकरी खत्म हो जाती और नहीं पता था कि इस अरबी से मिलने वाले 1 करोड़ रुपए किसे मिलेंगे, जबकि मेरे घर की जिम्मेदारी वैसी की वैसी रहती। पहले दिन जिस बात पर मैं हैरान हो रही थी, आज तीसरे दिन वही बात मुझे मेरे दिमाग को मना कर रही थी कि मुझे इस बूढ़े से निकाह कर लेना चाहिए ताकि उसके दफन होने के बाद मैं 1 करोड़ रुपए लेकर अपने देश वापस जा सकूं। मैंने सोच लिया था कि वहां जाकर एक अच्छी सी बुटीक खोलकर अपने घर वालों का पेट पालन करूंगी। मेरी बदसूरत बूढ़े से जान भी छूट जाएगी और मुझे पैसे भी मिल जाते। अपनी स्थिति को महसूस करते हुए जब तीसरे दिन उस बूढ़े ने मुझसे पूछा तो मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि इस बूढ़े अरबी ने मौत के बाद निकाह की इच्छा क्यों रखी है। इस पर बूढ़ा बोला, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मेरी भी इच्छा थी कि मेरी शादी होती और मेरा घर बार होता, लेकिन पूरी जिंदगी मुझे किसी औरत ने निकाह करने के काबिल नहीं समझा। मुझे पता था कि मेरे खत्म होने के बाद मुझसे निकाह करने के लिए जरूर कोई ना कोई तैयार तो हो जाएगा, क्योंकि एक मृत व्यक्ति के साथ निकाह करने का कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। उल्टा मेहर में 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और मेरी निकाह की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये कहकर वो बूढ़ा चुप हो गया। मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव महसूस हुआ। मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गई। अगर वह जिंदगी में मुझसे ये मांगा करता तो मैं कभी उसे निकाह नहीं करती, चाहे वह अपनी पूरी जायदाद भी मेरे नाम क्यों न कर देता। लेकिन उसकी मौत के बाद मृतक के साथ निकाह करने के लिए मैं तैयार हो गई थी। उस बूढ़े ने कहा कि तुम ये ऐलान अपने जानने वालों में भी कर देना, शायद कोई औरत या लड़की मेरी मैयत से निकाह करना चाहे। उस बूढ़े के कहने पर मैंने सिर हिलाया और 2-3 दिन तक उसके बार बार पूछने पर उसे टालती रही। लेकिन मैंने ये ऐलान किसी के सामने नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तरह कोई और लालच में आकर उस बूढ़े से निकाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। कुछ दिन बाद मैंने उस बूढ़े से झूठ बोल दिया कि मैंने ये ऐलान महिलाओं में किया था, लेकिन कोई भी उसके साथ निकाह करने को तैयार नहीं। लोग मैयत के साथ निकाह करने से डर रहे हैं। वह बूढ़ा मेरी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन तभी मैंने उससे कहा कि सर, मैंने आपके साथ 4 महीने बिताए हैं और आपने मुझे हर महीने एक बड़ी रकम दी है और मुफ्त में रहने और खाने की व्यवस्था भी की है। इस एहसान का बदला मैं इस तरह चुका सकती हूँ कि आपकी मैयत के साथ निकाह कर लूँ। मैं जरूरतमंद लड़की हूँ, पैसों का लालच भी है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी मदद भी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह बूढ़ा खुश हो गया और उसने अपने वकील को बुलाकर मुझे लेकर अपनी छाव का ऐलान किया और उसे हिदायत दी कि मेरी मैयत से जैसी ये लड़की निकाह करे उसे मोहर में 1 करोड़ की रकम उसी वक्त देना। वकील भी मान गया। मैं अपनी सफलता पर खुश हो गई और उसके बाद मुझे ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ा। उसी रात पूरा किस्सा खत्म हो गया। मैंने उसकी हिदायत के अनुसार तुरंत उसके वकील को बुलाया तो वकील ने बूढ़े की वसीयत के मुताबिक एक निकाह का इंतजाम कर लिया। निकाह पढ़ने वाले और गवाहों ने जब ये सुना कि एक मृत व्यक्ति के साथ जवान लड़की का निकाह किया जा रहा है तो वह हैरान हो गए, लेकिन सभी को पैसों की चिंता थी जो वकील उन्हें दे रहा था। इस तरह मेरा निकाह उस बूढ़े से हो गया और मुझे मेहर में 1 करोड़ की रकम मिल गई। निकाह के बाद सभी लोग घर चले गए। वकील भी वहां से जाने लगा तो मैं परेशान हो गई और उससे बोली, हमारा निकाह तो हो चुका है, अगर अब जनाजा दफनाने का इंतजाम कौन करेगा? तब वकील ने मेरे सामने खुलासा किया, जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई।
वह बोला, इस बूढ़े ने निकाह के साथ ये वसीयत भी की थी कि उसे दफनाया ना जाए जब तक उसकी मैयत गल ना जाए। वह अपनी बीवी के साथ रहेगा। इस पर मैं चिल्ला उठी, एक लाश के साथ मैं भला कैसे इस घर में अकेली रह सकती थी। मैंने उस वकील से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह वकील मुझे देखकर बोला, तुम 1 करोड़ की रकम मेहर में ले चुकी हो और तुम्हारा निकाह भी हो चुका है। घर पर एक नौकरानी रहेगी जो तुम्हारी निगरानी करेगी और तुम्हारे खाने पीने का ख्याल भी रखेगी। इसलिए तुम इस बूढ़े को छोड़कर भागने का बिल्कुल मत सोचना। अब तुम निकाह कर चुकी हो तो जब तक बूढ़ा सलामत रहता है तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। वकील मुझे ये बोलकर वहां से चला गया, जबकि मैं सिर पकड़कर बैठी रह गई। मेरी माँ का कॉल आया तो मैं बेवकूफ़ी से फूट फूट कर रो पड़ी और उन्हें भी सब बता दिया। मेरी माँ बुरी तरह परेशान हो गई, मुझे बुरी तरह डांटने लगी। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था कि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। अब देखो, 1 करोड़ की रकम के पीछे तुम खुद को किसी परेशानी में डाल बैठी हो। मुझे भी अब बुरी तरह एहसास हो रहा था, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैं इस घर में उस निर्जीव बूढ़े के साथ थी। पूरी रात मैं परेशान रही और फिर नींद की गोली लेकर सो गई। अगली सुबह मेरी आंख दिन निकलने पर खुली थी। दवा लेने की वजह से मैं देर से उठी, वरना मुझे जल्दी उठने की आदत थी। मैं कुछ देर बाद उठी। मुझे खुद में अजीब सा बदलाव एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ रात भर मौजूद रहा। मैंने अपनी सोच को झटक दिया। उस बूढ़े का डर मेरे सिर पर सवार हो चुका था। मैं उठकर धीरे धीरे उस बूढ़े के कमरे की तरफ गई और जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह बूढ़ा अभी भी वहीं उसके बिस्तर पर पड़ा था। मैं परेशान होने लगी। अब कोई और उपाय नहीं था। मैं उस बूढ़े का वजूद फना होने का इंतजार करती रही। मैंने धैर्य का घूंट पी लिया और सोच लिया कि कुछ दिन और इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन इंसान का शरीर 2 दिन से ज्यादा सलामत नहीं रह सकता, उसमें बदबू पैदा हो जाती है। वकील को इसे दफनाना ही पड़ता है। मैंने वह पूरा दिन ही अपने कमरे में रहकर बताया और बूढ़े की रखी हुई नौकरानी मुझे खाना पीना कमरे में ही पहुंचाती रही। गम से मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं जल्द से जल्द उस बूढ़े से पीछा छुड़वाना चाहती थी ताकि मेरी उससे जान छूट जाए और मैं वापस अपने देश जा सकूं। रात हुई तो वो नौकरानी खाना बनाकर मुझे देकर चली गई। खाना खाकर मैं भी उठी, सोच रही थी कि मेरे सिर में दर्द होने लगा तो फिर मैं थक आकर सो गई। अगली सुबह मैं पिछली रात की तरह गहरी नींद सोती रही। अगली सुबह भी मैं बहुत देर से उठी। मुझे लगा कि मैं थकान और परेशान होने की वजह से इस हालत से गुजर रही हूँ। मेरी हालत आज वैसी ही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे कमरे में कोई और मौजूद था। मुझे अपने बिस्तर पर किसी इंसान की मौजूदगी का आसार भी नजर आ रहे थे। मैं ये सोचकर चुप हो गई कि शायद वह नौकरानी भी रात के वक्त मेरे साथ सोती थी। मैं थकी हुई सी कमरे में बैठी। बूढ़े अरबी को गुजरे 3 दिन हो चुके थे। मैं रोजाना उसको जाकर चेक करती, मगर मुझे हैरानी इस बात पर थी कि उसके शरीर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी, ना ही उसकी रंगत में कोई फर्क आ रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा अपनी जिंदगी में होता था। मुझे कुछ अनहोनी महसूस होने लगी। मेरी हालत अजीब सी हो गई। रोजाना रात को मैं बेहोश हो जाती और अगली सुबह उठती तो पूरी थकान से चूर होती। मेरा दिमाग उलझने लगा। जब कुछ दिन यही नियमित चलता रहा तो मैं बुरी तरह टिटकाने लगी। मुझे नौकरानी पर शक होने लगा। इस घर में बहुत कुछ अजीब सा था। उस बूढ़े पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा मुझे खुद में से जो बदलाव महसूस हो रहा था वह मुझे बुरी तरह टिटकाने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे उस बूढ़े की मौत का फायदा उठाकर मुझे रोजाना बेहोशी में कोई इस्तेमाल कर रहा था। मेरे लिए बात बहुत परेशान करने वाली थी। मैं इस घर से भी कहीं नहीं जा सकती थी। एक दिन परेशानी की वजह से मैंने नौकरानी से लड़ाई की और मैंने चिल्लाते हुए पूछने लगी, तुम रोजाना खाने में कोई ऐसी दवा डालती हो जिसकी वजह से मैं तुरंत सो जाती हूँ? ऐसी कौन सी थकान थी कि मैं रात को सोने के बाद अगले दिन का आधा हिस्सा नींद में पड़ी रहती हूँ और मुझे होश नहीं होता? इस पर नौकरानी हैरानी से मुझे देखने लगी और फिर बोली, मैं आपके साथ रोज खाना खाती हूँ, हम दोनों एक साथ खाते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा मिलाती तो खुद आपके साथ खाना कभी ना खाती। उस नौकरानी की बात पर मैं पूरी तरह चुप हो गई, क्योंकि यही सच था। वो नौकरानी और मैं एक ही साथ खाना खाते थे। दिन जब उसने मेरे सामने खाना रखा तो मैं बेमन से चाय बनाने के लिए कहा। वह चाय बनाने गई तो मैंने ट्रे में मौजूद चावल की प्लेट से और कुछ सब्जी की करी निकाल कर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया और खुद सोचने लगी। नौकरानी ने आकर आधा खाना खाया और देखा, मुझे चाय का कप दे दिया। वह चाय का कप मैंने ऐसे ही रख दिया और खुद लेट गई। रात हुई तो मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कोई आया था। कोई धीरे धीरे मेरे कमरे में आया और मेरा जो ख्याल था कि वो नौकरानी मेरे साथ कमरे में रहती थी, वह ख्याल भी गलत था। अगले ही पल मैंने किसी आदमी को अपने करीब आते हुए महसूस किया। वह आदमी मेरे पास आकर बिस्तर पर लेट गया। अचानक मैंने उठकर लाइट जला दी। रोशनी जलने पर वह आदमी भी हड़बड़ी में उठ बैठा और जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें फटने वाली हो गई थी। मेरे सामने वही बूढ़ा अरबी बैठा हुआ था जिसे मैं मर चुका समझ रही थी। वह जीवित और स्वस्थ मेरे सामने बैठा था। मेरे चीखने चिल्लाने और सवाल करने पर उस बूढ़े ने मुझे सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मैं होश में समझ में बिल्कुल बेगानी हो गई। उस बूढ़े ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। उसकी बदसूरती के कारण कोई भी उसे शादी करने
करने को तैयार नहीं था। जब उसने मेरी मजबूरियों को जाना तो 2-3-4 महीनों मेरा विश्वास हासिल करने के बाद उसने मौत का ड्रामा रचाया और मुझे लालच देकर निकाह के जाल में फंसाया और मुझे खुद से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और मैं करोड़ों के लालच में उसकी मैयत से निकाह करने के लिए तैयार होगी। लेकिन अब मुझे ये पता चल रहा था कि वो बूढ़ा कभी मरा ही नहीं था, इसलिए उसकी मैयत पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी जवानी में गोताखोर था, जिस कारण से उसे सांस रोकने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी और मैं उसके हाथों आसानी से बेवकूफ़ बनती रही। वह बूढ़ा मुझे अपनी बीवी बना चुका था। उसकी नौकरानी उसकी हिदायत पर रोज मुझे खाने में दवा मिलाकर देती थी। मुझे हैरानी से बूढ़े ने बताया कि नौकरानी खुद भी वही खाना खाती थी ताकि मुझे उस पर शक ना हो, लेकिन जब मैं बेहोश होती तब वह अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो जाती। मैं उस बूढ़े के सामने रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस बूढ़े ने मेरी एक भी ना सुनी। अब मैं उस बूढ़े अरबी के घर में हूँ। वह आज भी मेरे घर वालों को हर महीने 5 लाख भेजता, लेकिन वह मुझसे तलाक देने को तैयार नहीं था। अब मैं बस उस बूढ़े के साथ जीने पर मजबूर हूँ और अब जो चल जाएगा तब जाकर ही मुझे इस शादी से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।